हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्ष पहले जो भी चेंजेस हुए थे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक मैप। ये मैप किसका है हम देख लेते हैं। ये 12वीं सदी के दौरान भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो देखिए, ये सारा एक मैप दिखाया गया है जो कि अरब के एक मानचित्रकार ने बनाया है। तो इसमें हमें प्रॉपर इंडिया की लोकेशन के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन ये जो नक्शा दिखाया गया है वह नक्शा क्या है, दुनिया के एक बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। पूरे विश्व का जो मैप था उसका एक छोटा पार्ट दिखाया गया है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और यहाँ पर आगे एक और मैप है, हम पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमें प्रॉपर इंडिया की लोकेशन के बारे में पता चल रहा है कि ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर श्रीलंका है और इसे बहुत सारे यहाँ पर क्षेत्र दिखाए गए हैं, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश या उनकी जो भी फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था, तो ये उनकी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये अरबों की लैंग्वेज लिखी हुई है। जो मानचित्र 2 हमने देखा अभी, वो 1720 में बनाया गया था और ये जो पहला वाला ये 1154 में बनाया था। अल इदरीसी एक अरब व्यक्ति था, उसने बनाया था। और ये सेकंड वाला फ्रांसीसी ने बनाया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, दोनों हैं तो एक ही जगह के। पहले में भी हमें इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन को दिखाया हुआ है और सेकंड वाले में भी, लेकिन दोनों में चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो फर्स्ट मैप हमने देखा था, ये देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जो श्रीलंका है उसको ऊपर नॉर्थ की तरफ दिखाया हुआ है, लेकिन अगर हम आज के समय पर देखें तो आज क्या है, जो श्रीलंका है वो साउथ में है, इंडिया के साउथ में। जगहों के नाम भी अरबी भाषा में दिए गए हैं और कुछ नाम जाने पहचाने, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ जगह के नाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। और ये मानचित्र 2 सबसे पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जो पहला मैप अरबों ने बनाया था उसके 600 साल बाद ये सेकंड वाला मैप बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी चेंज हो चुकी थी। यह नक्शा जो हम देखते हैं ये हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, क्योंकि यह जो मैप हम देख रहे हैं ये फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया है। आज भी हम आज का इंडिया का मैप भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, इस बिल्कुल सेम लोकेशन से जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यूरोप के जो नाविक थे तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पर आप चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, जो भी भारत के जो अंदरूनी इलाके हैं, अंदरूनी क्षेत्र हैं, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह के दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर मैप में देखिए कोस्टल एरिया है ये, और ये अंदरूनी जो क्षेत्र है ये कैसे दोनों से भिन्न है, इनमें क्या चेंजेस हैं, उसके बारे में हमें अपने विचार बताने हैं। तो ये आप खुद सोचेंगे कि इस क्वेश्चन का कैसे हम इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल चुका था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज
दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इतिहासकार कहीं से कुछ भी एविडेंस, जो कुछ भी जानकारी लेते हैं उनके बारे में उन्हें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि ये जानकारी सटीक होनी चाहिए। कुछ हद तक ये जानकारी, मतलब पूरी तो हमें भी नहीं पता सही होती है या नहीं, लेकिन 99% ये जानकारी उन्हें ऐसे होनी चाहिए कि जो अलग अलग स्रोत लेते हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ का क्या होता है? तो देखिए, अगर समय के साथ साथ सूचना बदल जाती है, इंफॉर्मेशन, तो भाषा और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इस तरह की अभिलेख, ऐतिहासिक ऐसे कई अभिलेख हैं, कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये जो भी भाषा हम अभिलेखों में देखते हैं वो आज के समय से बहुत भिन्न है, बहुत बदल चुकी हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि शब्दों के अर्थों में भी देखी जाती है। एक एग्जाम्पल दी हुई है, हिंदुस्तान शब्द देखिए, जिसे आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो स्थित इलाका था उसने उन इलाके के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन आज हम पूरे एक राष्ट्र राज्य के लिए भारत का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान का, भारत हिंदुस्तान का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आए थे। दो तरह से यूज़ किया गया था। एक भौगोलिक क्षेत्र जो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का एरिया था उसे उसने हिंदुस्तान और भारत के अर्थ में लिया था। लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो जो दिल्ली के सुल्तान का जितना भी क्षेत्र था उस सभी को उसने हिंदुस्तान और भारत हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सल्तनत के जो भी विस्तार हो रहा था उसके साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे वो भी बढ़ते गए थे। लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ये ऐसा कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान शब्द था, जब हम ये इंडिया का मैप देखते हैं तो इसमें जो दक्षिण वाला क्षेत्र था, कहते हैं इसके लिए कभी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था उस समय पर। अगर हम इसके विपरीत देखें तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो बाबर ने भूगोल, पशु पक्षी और जहाँ जो लोग रहते थे उनकी जो भी संस्कृति, उनका कल्चर था, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि जो अमीर खुसरू द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हर तरह से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक पूरे भारत, एक पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए करते हैं। लेकिन उस समय राजनीतिक क्षेत्र में जो इलाके आते थे उनके लिए हिंदुस्तान का अर्थ अलग था, जो भौगोलिक थे उनके लिए अलग था और जो लोग रहते थे उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका अर्थ होता था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ कुछ अलग होते हैं जो आज के समय में हम देखें तो अर्थ उनके बहुत चेंज हो चुके हैं। जैसे विदेशी शब्द है, जो आज जैसा सीधा साधा शब्द है एक तो विदेशी, आज हम इसका प्रयोग किस पर्सन के लिए करते हैं जो किसी और देश से आया हो। लेकिन मध्य युग में, मेडिवल एज में जब हम देखते हैं तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता उसे विदेशी कहा जाता है।
ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए नगरवासी के लिए जो वनवासी होते थे, नगरवासी जो नगरों में नगर बनाकर गांव शहर बनाकर लोग रहते थे, वनवासी जो जंगलों में रहते थे। नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसानों अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के कारण भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार जिस युग का अध्ययन करते हैं उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं कि जो भी वो जिस भी युग का वो कर रहे हैं, एनालाइज अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जो खोज की प्रकृति है वो क्या है, और उसे ही देखते वो अलग अलग जो स्रोत हैं उनका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्रोत को देखकर ही उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है। अलग अलग प्रकार के जो भी डिफरेंट जो भी एविडेंस, स्रोत, साक्ष्य, जो अभिलेख, जो भी उन्हें जानकारी मिली है, उन सभी का अध्ययन करके ही इतिहास लिखा गया है। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने क्या कि जो लास्ट बुक हमने की थी 6th क्लास की, उसमें हमने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। और इस हम मेडिवल एज में 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में। हम इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का यूज़ करते हैं उनमें हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पुराने समय से वैसी चलती आ रही हैं, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कई ऐसी सूचनाएं हैं। ये कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इससे इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम करने लगे थे। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम देख लेते हैं कि कागज़ का मूल्य क्या था, किस समय पर कागज़ महंगा था, किस सदी में सस्ता था। तो दो तरह के हमें प्रसंग दिए हुए हैं। पहला है 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी थी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, उसने एक पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके कागज़ को सुखाकर उसने इस्तेमाल कर लिया। ये 13वीं सदी की बात की हुई है। अब एक सदी बाद यानी कि 14वीं सदी में अगर आपको बाज़ार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदना होता है तो आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं या 14वीं सदी में। ये आप सोचकर बताएंगे कि कब कागज़ महंगा था और कब सस्ता था। अब देखिए, इस समय के दौरान जब कागज़ का सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में कागज़ का उपयोग करने लगे थे। जो धनी व्यक्ति अमीर थे, शासक होते, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका जो यूज़ है वो कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी, जब प्रिंटिंग मशीन्स, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। तो देखिए, जब किसी और से देखकर हम कोई भी काम कुछ भी लिखते हैं तो उनके वर्ड में, उनकी भाषा में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं हमारे लिखने में। तो ऐसे ही है कि ये जो किसी की नकल करना जो काम इतना आसान नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी की लिखावट समझ में नहीं आती तो मजबूर होकर हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इसने क्या लिखा होगा। तो ऐसे ही हम जब किसी और से लिखते हैं तो मोटे मोटे कुछ ऐसे शब्द हैं जो सेम लिखे जाते हैं, लेकिन उनमें फिर भी कुछ ना कुछ
अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई थी। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलेगी। तो हमें जो मूल पांडुलिपि वो हमें नहीं मिलती, लेकिन उससे जब जो भी पांडुलिपियां, कुछ भी ग्रंथ, कुछ बुक्स लिखे गए थे, उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते गए। तो ऐसे में क्या है, हमें मूल पांडुलिपि तो मिल नहीं रही, हमें बाद के लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि लेखक ने क्या कहा है, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है जो इतिहास लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ पांडुलिपियाँ और लिखावट दी गई हैं। ये देख लेते हैं कहाँ की हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ये नस्तलिक लिपि है जो बाईं ओर दी गई है, ये वाली, ये नस्तलिक लिपि है और इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और दूसरी साइड है शिकस्त लिपि, अधिक सघन, संक्षिप्त और ये कठिन है। जहाँ देखिए, देखने में भी ये कठिन लग रही है क्योंकि इसको ऐसे मतलब कंटिन्यू लिखा जा रहा है, और ये थोड़ी आसान लग रही है ये वाली। तो ये पांडुलिपियाँ दी गई हैं। कई बार क्या होता है, लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। जो राइटर होता है वो जैसे आज उसने कोई बुक लिखी, तो उसको कहीं कुछ कमी लगी, कुछ थोड़ी सी उसको ऐसे लगा भी ये सही नहीं है, तो वो अगले साल क्या करेगा, उसको अमेंडमेंट करके, उसको संशोधित करके नया लिख देगा। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 साल बाद लिखा था। दोनों में अंतर है। तो देखिए, जब उनको थोड़ी बहुत ही कमी, जब कुछ ऐसे नज़र आया भी हाँ ये सही नहीं है, तो उन्होंने अगले साल में, जब उसके 2-3 साल बाद उसे सही करके फिर से दोबारा लिखा। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। तो देखिए, 1356 में उसने पहली बार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा था। लेकिन अगर 1971 की बात करें तो हमें जो पहली बार लिखा गया वृत्तांत, उसके बारे में हिस्टोरियंस को कुछ नहीं पता है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के चेंजेस हुए थे, परिवर्तन। इस काल में अलग अलग प्रकार पर, अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय शस्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पीन भी आया था, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। और ये परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आई थी जो नए विचार लेकर किसी और कंट्री से हमारे भारत में या यहाँ पर हिंदुस्तान में आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, आर्थिक हो, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही बढ़ गया था। अक्सर लोग मतलब किसी काम की तलाश में, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की जो यात्राएं करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। मध्य युग की हम बात करें तो उनमें राजपूतों का एक महत्व बड़ा था, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होते थे।
राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासनों की सेनाओं में सेवारत थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत सिर्फ राजा के लिए या सामंत वर्ग के लिए होता था, बल्कि सेनापति और सैनिकों के लिए भी था, जो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में, रीजन्स में जाकर वहाँ पर जो भी सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि के समूहों ने उठाया था। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था और कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर आ गए थे। किसी जगह पर जो चेंजेस आ रहे थे वो बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। कुछ वनवासी जंगलों की जुताई करने लगे थे, जमीन की, और कृषि बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जो जो कृषि बने थे लोग, वनवासी थे, वो क्या बाद में मुखी, पुजारियों और मठों मंदिरों से प्रभावित हो गए थे और बड़े समाज थे उनका एक हिस्सा बन गए थे। फिर उन्हें भी कर चुकाना पड़ता था और जो मालिक उनके होते थे उनकी बेगार नौकरी करनी पड़ती थी, उनकी हर एक बात माननी पड़ती थी। और किसानों के बीच ऐसे आर्थिक और सामाजिक अंतर आ गए थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में भी बंटने लगे थे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। जिनके पास सत्ता ज़्यादा होती थी उनका दर्जा ऊंचा होता था, जिनके पास संसाधन कम थे, सत्ता कम थे, जिनका प्रभाव कम था, उनका दर्जा नीचे होता था। ऐसे ये दर्जे जो उनके लेवल थे वो ग्रेड फिक्स नहीं थे, वो समय के और उनकी उनकी जिम्मेदारियों, उनके सत्ता प्रभावों के अनुसार बदलते रहते थे। अपने सदस्यों को व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ लोग क्या बोलते थे, जाति पंचायत कुछ इलाकों में कहा जाता था। अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना होता था। इसके अलावा क्या होता था, गांव पर मुखी लोगों का शासन होता था, जो मुखिया होते थे, जिन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में हम सरपंच बोल सकते हैं। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, जो राहट, जो हमने पढ़ा था सिंचाई के लिए राहट का प्रयोग, तो ये ऐसे राहट होते थे उस समय पर जो भी चेंजेस आए थे। और यहाँ पर एक अर्थ दिया हुआ है, पर्यावास का अर्थ क्या होता है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। पर्यावरण का अर्थ है। आगे देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य कैसे थे। चोल, हम आगे पढ़ेंगे, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को
अति अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है मानचित्र मैप। ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे। जब मोहम्मद तुगलक का शासन था, उसका राज्य था, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी प्रांत आते थे ये उनकी एक पूरी नंबरिंग की हुई है मैप में, और साथ में यहाँ पर उनकी लिस्ट दी हुई है। एक एक लोकेशन का नाम बताया गया है, जिसमें सुल्तान, लाहौर, सुरसती, झांसी, दिल्ली, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, तेलंग, द्वार समुद्र। तो इस सभी नाम में हम देखें तो आज के भारत के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जो उस समय पर पूरे एक उपमहाद्वीप में गिने जाते थे। तो ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड कर लेना। आगे देखिए भाषा तथा क्षेत्र क्या होता है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक भाषा अलग है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, माबरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने आगे ये भी कहा कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, लेकिन ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाएं और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें लिस्ट बनानी है उन सूचियों, भाषा सूची की, जो अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित की गई हैं, उसके द्वारा बताई गई हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। आगे हम इसकी जानकारी और भी लेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी, जैसे चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन होने लगा, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदलती गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिक भाग पर फैलने लगी थी। इससे हमें पता चलता है उन कई परंपराओं का जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। परंपराओं में कुछ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह का कल्चर, परंपरा भिन्न होती है, तो कुछ कुछ समान भी होती हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ऐसा कह रहे हैं कि 700 से लेकर 1750 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति क्या थी, एक दूसरे से अलग नहीं थी, सेम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चेंजेस आने लगे भाषा में, शब्दों में, उनके अर्थों में। अब आगे देखिए पुराने और नए धर्म, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इतिहास में 1000 वर्ष पहले की जो बात कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए हैं। हम पहले देख चुके हैं, जैसे भाषा में परिवर्तन, शब्दों में, फिर उनके अर्थों में, तो आगे धर्मों में भी परिवर्तन आए थे। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक सत्र पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था।
किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आते गए, जिसे आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। वह भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ क्या परिवर्तन थे कि नए देवी देवताओं की पूजा की गई, राजों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता थी। ब्राह्मणों का जो दर्जा था वो बढ़ रहा था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर सम्मान होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। संरक्षक का अर्थ क्या होता है? कोई भी प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी भी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता हो। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है भक्ति की अवधारणा को लेकर भी आया है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवता देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। यह वही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के में नए नए धर्मों का जो आगमन हो रहा था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। भारत में मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भली भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ मुसलमान शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। जो शिया थे वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली को उनको मुसलमानों का एक नेता लीडर मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम मुसलमान भी 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक शिया और एक सुन्नी। इस्लाम के जो आरंभिक दौर थे इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर बहुत सी विभिन्नताएं डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, मतलब केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाना। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या काल में हम बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग में। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। यह किन्होंने बताया है? इतिहासकार जो अंग्रेज इतिहासकार थे, ये उनका कहना है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल अगर जो उन्होंने काल खंडों में बांटा है को आज बहुत ही कम हिस्टोरियंस है जो एक्सेप्ट करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न काल खंडों को वो मान्यता देते हैं। पिछले साल हमने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, पिछली किताब में हमने जो पिछली सीरीज थी 6th क्लास की, उसमें हमने पढ़ा था, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार के समावेश थे, जैसे कि शिकारी संग्राहक थे,
प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी थे, शहरों और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। और अब हम जो पढ़ेंगे वो है मध्यकाल इतिहास, जो मध्यकालीन था। इसमें हमें कृषकों समाज के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों का जो उदय हुआ और कभी कभी ग्रामवासी वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में हमें जो भी जानकारी वो हम इस मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल बाद अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। 16वीं और 18वीं शताब्दियां 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थीं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे अर्थ यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। उस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं कोई। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, परिवर्तन तो जरूर हुए थे, चाहे थोड़े परिवर्तन हो लेकिन चेंजेस हुए थे। हर एक एज में जब हम देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे। हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने पिछले सीरीज में पढ़ा था उससे हमें क्या करेंगे, बातों से, पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश, तुलना हमसे कंपैरिजन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके थे और आज इस सीरीज में अब से हम जो पढ़ेंगे। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर देखें कि क्या वहाँ जो पहले था वैसा बदला है, उससे कुछ बदला है या बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और ये आगे दी हुई है ये एक शब्द दिए गए हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, जैसे पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई हुई है, सही या गलत, और आगे जो खाली स्थान है आप इन्हें करके एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना और फिर आपको पता चलेगा कि कितना को इस टॉपिक में हमें समझ आया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और इसके आगे हम कल इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पूरी 7th क्लास की एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम 7th क्लास की जो NCERT बुक है उसको पूरा जो बेसिक है वो सारा क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।